बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका काम ये है कि ये लोग जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लोग जो है ना काम करते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर। अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर आईसीजे जो है आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इंटरनेशनल लॉ के बेसिस के ऊपर फ़ैसले करते हैं स्टेट्स के बीच में कोई भी मसला होता है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये बिल्कुल कामयाब है, ठीक है। इसके अंदर सक्सेसेस भी हमें दिखी हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स भी हमें दिखी हैं, ठीक है। सक्सेसेस में हमने देखा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर पीस कीपिंग मिशंस जो हैं आपके, ठीक है, ऑपरेशंस जो हैं आपके आईसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर आपका जो है ना वो आपने देखा कि फेलियर इन डारफुर, ये देखा आपने, सीरिया, इराक़ और अफ़गानिस्तान और कश्मीर को तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये तो जो है ना पहले नंबर पे आनी चाहिए चीज़, कश्मीर का इशू, कि ये इनकी फेलियर्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जहाँ पर ये अचीवमेंट्स नहीं ले सके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये 193 मेंबर्स हैं इसके, आप ये जहन में रखें। फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई, क्या हुआ? तो 1945 में आपने देखा कि फ्रांसिस्को के अंदर कैलिफोर्निया में ये एक चार्टर साइन किया गया, जो 51 जो नेशंस थी उन्होंने जो है ना ये चार्टर साइन किया शुरू में, और ये इन्फोर्स हुआ इस तारीख़ को, ठीक है, 1945 में। ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये जो बाकायदा बनाई गई इसकी बिल्डिंग जो इसको हम कह सकते हैं, वो 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई। अच्छा, ये आपने जहन में रखना है कि इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, वो लीग ऑफ नेशंस थी, ठीक है। लेकिन आपको पता है लीग ऑफ नेशंस कामयाब नहीं हो सकी, वो फेल हो गई, काफ़ी मसले मसाइल हुए, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई, जिसको रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर भी वो वॉर हो गई। लेकिन फिर भी 1946 तक इसका वजूद रहा, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो टर्म थी यूनाइटेड नेशंस की, ये क्या है? ये असल में जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी 1942 में, उस वक्त जब 26 नेशंस ने एक डिक्लेरेशन साइन की थी। तो वो डिक्लेरेशन जो है ना वो कुछ जो भी थी, उन्होंने मिलकर अपने आप को जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना शो किया कि भी हम कलेक्टिव हैं, ठीक है, यूनाइट किया अपने आप को। तो ये जो टर्म अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये असल में ट्रिब्यूट दी गई है फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को, कि उस टाइम उन्होंने जो काम किया था 26 नेशंस ने, कि जो है ना वो अपने आप को यूनाइट किया था, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में। आपको पता है पीस को मेंटेन करने के लिए और आपका ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, जो भी फंक्शंस थे उनके, और जो है ना आपका ट्रेड को जो है ना वो रेगुलेट करने के लिए, फ्री ट्रेड को जो है ना प्रमोट करने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस डिक्लेरेशन के अंदर थी। तो इसी यूनाइटेड नेशंस को फिर इसके लफ्ज़ को जो है ना वो इसी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1945 के अंदर, उसको वही लफ्ज़ दिया गया। तो ये एक ट्रिब्यूट थी किसके लिए? फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के लिए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बताएं आर्टिकल 1 के अंदर साफ साफ सारे के सारे पर्पसेस बता दिए गए हैं। तो पहला है कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ हैं जो कि पीस को ख़राब कर रही हैं, दुनिया में अमन को ख़राब कर रही हैं, ऐसे जो भी कंडीशंस हैं, जो भी ऐसी सूरत हाल हैं, उसके ख़िलाफ़ मेजर्स अडॉप्ट करना, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ये डिस्प्यूट्स हमने सेटल करने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। अब इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ भी अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है, ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है आर्टिकल 1 के अंदर इसके, कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी रिस्पेक्ट आपने देनी है, ठीक है। जो भी अगर कोई नेशन है इस दुनिया के अंदर और वो ये चाहती है कि वो अपने आप को ख़ुद जो है ना डिटरमाइन करे, अपने आप को ख़ुद गवर्न करे, तो उसके लिए आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है और वो राइट आपने उसको देना है, ठीक है। इन्हीं बेसिस के ऊपर आपने देखा था कि डीकॉलोनाइजेशन हुई थी,
ठीक है। और डीकॉलोनाइजेशन के बाद फिर जो हम पाकिस्तान और इंडिया जो है ना ये आज़ाद हुए, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ उस वक्त दुनिया में आज़ाद हुए, ठीक है। तो और क्या काम है इनका, और ये इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ जितने भी हैं उनको ये रिजॉल्व करते हैं। ये आर्टिकल 1 के अंदर तमाम बातें इन्होंने हमें बता दी। तो कुछ और बातें भी हैं आर्टिकल 1 के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन, कोई भी बंदा आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप उसको तरजीह नहीं दे सकते दूसरे बंदे पर, आप सबको जो है ना इक्वल रखोगे, सबको इक्वली जो है ना देखोगे। ये नहीं कि कोई अगर जो है ना वो क्रिश्चियन है तो वो आला है, कोई मुस्लिम है तो वो आला है, कोई हिंदू है तो वो आला है, या कोई अगर हिंदू है तो वो जो है ना वो आला नहीं है, इन्फीरियर है। तो इस तरह की बात नहीं होगी, सब इक्वल होंगे। रेस, सेक्स, अगर कोई जो है ना कोई रेस है, ठीक है, जैसे जर्मनी की जो थी रेस थी, उन्होंने अपने आप को काफ़ी सुपीरियर शो करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने कहा नहीं, कोई जो है ना आप सुपीरियर नहीं हो, सब जो है ना इक्वल है, ठीक है। लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर, जैसे कि अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं कि लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होती है, ठीक है। और रिलीजन की बेसिस के ऊपर जो है आपको एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगी रिलीजन के ऊपर, ठीक है। प्रोमोटिंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है। अब कॉमन इंटरेस्ट जितने भी हैं, ख्वाह वो ट्रेड है या कोई और जो है ना वो काम है, पीस को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, या कोई और इशू है, जैसे कि आप देखते हैं कि कश्मीर का इशू है, या कोई और बहुत सारे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ना इश्यूज़ थे, लाइन ऑफ क्या नाम था उसका, रन ऑफ कच्छ जो अवार्ड था, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना जो मसले मसाइल होते हैं उनको भी ये जो है ना वो ठीक करते हैं। उन दोनों स्टेट्स के बीच में जो है ना वो सेटलमेंट्स करवाई उन्होंने, ठीक है। और ये रन ऑफ कच्छ का जो अवार्ड है उन्होंने जारी किया, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है ना इनका प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग बताता है। क्या मतलब कि सॉवरेंटी जो है ना उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगली जो भी स्टेट है, अब ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तो वैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप उसके जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें आपका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। ये है वो सॉवरेंटी। लेकिन अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि एक्सटर्नल जो आपकी सॉवरेंटी होती है, जिसमें आपके जो आप रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आप अपने हिसाब से परस्यू करना चाहते हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप अचीव करना चाहते हो, तो वो आपकी सॉवरेंटी होती है, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, ठीक है। तो अब वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स की किसी दूसरी नेशन से आपका कोई मकसद है, कोई मतलब है आपका, तो वो दूसरी नेशन से मतलब निकालने के लिए कोई दूसरी स्टेट बीच में अगर आप टांग अड़ाए कि नहीं भाई ये नहीं, बीच में नहीं, आपने जो है ना ये अपना काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश का मसला था उसमें इंडिया ने आपने देखा टांग अड़ाई, ठीक है। तो ये बड़े जो है ना काम ख़राब होते हैं। इस तरह से जो है ना वो एक्सटर्नल सॉवरेंटी जो है आपकी, उसको भी जो है ना आपने वो नहीं करना, उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सॉवरेंटी के ऊपर चूँकि पाबंदी इसलिए भी नहीं लगा सकता कोई, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल अरीना के अंदर एनार्की है, ठीक है। तो वो फिर ये वाली बात जो है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो है ना वो नहीं लगती हमें, कि ये जो है ना एक्सटर्नल सॉवरेंटी को भी आप जो है ना रिस्पेक्ट दो। वो एक्सटर्नल सॉवरेंटी ही अगर जो है ना वो ठीक है, रिस्पेक्ट तो हम दे रहे हैं, एक यूनाइटेड नेशन है एक, लेकिन अगर फड्डा हो जाता है तो फिर सॉवरेंटी मोवरेंटी गई तेल लेने ना, फिर कौन देखता है। बहरहाल ये कुछ इनके जो है ना इसमें फेलियर्स भी लाजमी बात है, काफ़ी हैं इनको। कश्मीर के इशू पे मैंने आपको मिसाल दी कि फेलियर्स हैं इनके, ठीक है। अच्छा जी, ऑल स्टेट्स मस्ट सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, ये भी इंश्योर करना है इन्होंने, ठीक है, कि लड़ाई ना हो। बेसिकली जो भी मसला है वो बातचीत से हल हो जाए, डायलॉग से हल हो जाए,
ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के कई मसलों को यूनाइटेड नेशंस रेगुलेट कर रहा है। अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं तो यूनाइटेड नेशंस की ही कोई एजेंसी होती है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक है, वो आपका इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है ना उसका वो है रोल है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, ये आपको क्या करना है इन्होंने, और क्या करना है कि आप ये नहीं कर सकते इंटरनेशनल अरीना के अंदर कि आप किसी के ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स करो या किसी को धमकियां दो, ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते। जैसे कि ज़ियाउल हक ने आपने देखा कि इंडिया को धमकी दी थी जब इंडो सीनो वॉर हो रही थी, इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी, उस वक्त जो है ना वो ज़ियाउल हक ने इंडिया को धमकी दी थी, ठीक है, कि मैं जो है ना हमला करूँगा तुम पे। तो इंडिया ने फ़ौरन इस बेसिस या आर्टिकल 2 की बेसिस के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाकर वो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ आपका, और क्या होता है, ये आपका क्या करता है, यूनाइटेड नेशन जो है ना उसके जो भी काम है, कोई भी काम उसका है, तो अब ये नहीं है कि वो अकेला, क्योंकि वो तो लाजमी बात है लोगों ने बनाया ना, मिलके सारी नेशंस ने मिलके बनाया है। तो अब सारी नेशंस का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस के काम होंगे, जो भी उसके मिशंस होंगे, उसमें तमाम लोग कोऑपरेट करेंगे, हर बंदा कोऑपरेट करेगा, और असिस्टेंस जो भी चाहिए होगी इन एनी एक्शन वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखिए कि ऐसी मदद ना हो वो जो चार्टर के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा कोई भी। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ, अच्छा, कोई स्टेट तो किसी दूसरे स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है कोई स्टेट तो नहीं कर सकती, लेकिन हम भी नहीं करेंगे। ख़ुद अपना भी कहा कि हम भी, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ ये भी नहीं कर सकती किसी स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी मेन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेन बॉडीज़ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसमें कुछ आप देख लें, जनरल असेंबली है, आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि हेग और नीदरलैंड्स में है, बाकी सब उसके जो है ना वो अलग जगह पर है, इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। अब हम थोड़ा सा इनका जल्दी से ना थोड़ा सा इनका एक ओवरव्यू लेते हैं। ये आप समझ लें कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, और 5 बॉडीज़ इसकी जो हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर हैं। 5 बॉडीज़ कौन कौन सी, ये पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, ये सारी की सारी जो है ना वो आपका न्यूयॉर्क में, और ये जो एक है ICJ ये आपका हेग में है जो कि नीदरलैंड्स में, ठीक है। ये जनरल असेंबली क्या होता है, जनरल असेंबली के अंदर जो जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती है, यहाँ पर एक सीट सबकी होती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हुए, 193 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो लिहाजा 193 ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंसीडर करते हैं जनरल असेंबली वाले, अब आप समझें इसको कि जनरल असेंबली वाले कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं और रिकमेंडेशंस करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर्स के ऊपर जिन मैटर्स पर सिक्योरिटी काउंसिल कोई बात नहीं कर रहा हो, उसके अलावा ये आज़ाद हैं, उसके अलावा ये हर जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई काम नहीं कर पा रही, ये मैंने जो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में सिक्योरिटी काउंसिल लिखा है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर नहीं है तब तो ये जनरल असेंबली इसको कंसीडर कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो ख्वाह फिर कोई भी मैटर हो। अब सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा जो है ना वो क्या हो सकती है एक्सेप्शन, कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई काम नहीं कर पा रही तो फिर कोई वीकनेस है उसके अंदर, कोई मसला परेशानी है, तो फिर जनरल असेंबली जो है ना वो अडॉप्ट करती है कि वो आपको रिकमेंड करे, कुछ आपको हल बताए, और आपको जो है ना वो आपका जो मसला है उस मसले को ख़ुद आपके साथ बैठ के कंसीडर करे, ठीक है। अच्छा जी, रेगुलर एनुअल सेशंस होते हैं इनके, सितंबर टू दिसंबर जो है ना ये सेशंस चलते हैं, ठीक है। जनरल असेंबली के जो वर्क्स होते हैं जितने भी, उनकी को संभालने के लिए 6 कमिटीज़ होती हैं। वो 6 कमिटीज़ नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि उनके क्या क्या काम होते हैं। पहली कमेटी जो होती है, हमने आपको याद होगा डिसआर्मामेंट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पहली जो इसकी वो कमेटी है, वो पहला जो है ना वो काम ही डिसआर्मामेंट का है, ठीक है। ये कोल्ड वॉर के दौरान जो है ना काम ये शुरू हुआ था।
इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड सोशल, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड सोशल, ठीक है। तो ये जो है ना, जो भी इनके इश्यूज़ हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो आप वैसे ही वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, ठीक है। उनको जो है ना ठीक करना, अब वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, किसी कंट्री के स्पेसिफिकली भी हो सकते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, ये जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लिए जो है ना काम करना है आपने, ठीक है। आपने ह्यूमन राइट्स को देखना है, आपने कल्चरल जो कल्चरल शेयरिंग है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। ये ऐसी कमिटीज़ हैं, ताकि देखो मकसद क्या है, पीस को मेंटेन करना, ठीक है। ये आप समझ लें पहले ही, मकसद यही है हमारा सबका, ठीक है। स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन, ये तो 1945 में जब डीकॉलोनाइजेशन शुरू हुई थी ना, तो तभी ये उस वक्त के लिए थी, ये इसकी फिर जो है ना वो काम ख़त्म हो गए थे, फिर उसका जो है ना उसी वक्त के लिए काम था। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन भर ये एग्जिस्ट अभी भी करती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी, ये लोग जो है ना वो फंडिंग वगैरह के मामलात को देखते हैं, और ये लीगल है, लीगल वाले आपके जो है ना वो ये अश्योर करते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है कहीं उसकी तो वायलेशन नहीं हो रही कहीं किसी जगह पर, ठीक है। ये इनका काम है, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन मैं आपको पहले बता दिया कि रिकमेंडेशन करनी है और आपने डिस्कस कर सकते हैं मैटर को, एक्सेप्शन ये है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर ना हो, ठीक है। डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्म्स रेस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई क्या ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन की पोजेशन जो है ना वो लीगल है या इलीगल है, इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये वहाँ पे आप लगा लें सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो इसका हो सकता है कोई जवाब ये दें कि और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। आपको बता दूं कि एक केस हुआ भी है और आईसीजे ने ये फैसला भी दिया था, ठीक है, कि जो है ना सेल्फ डिफेंस में तो कोई मसला नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल आप देखें यहाँ पे डिस्कस वेज टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन, देखें आप किन किन को इंक्लूड कर रहे हैं लोग, चिल्ड्रन की स्टेट को इम्प्रूव करना है, यूथ जो है आपका, वुमेन एंड अदर्स, इनकी जो भी कंडीशंस हैं, प्रिवेलिंग कंडीशंस है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना लाजमी सी बात है, और उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके वो प्रोवाइड करने, और उनके साथ आप फंड वगैरह भी आप दे सकते हैं, जो कैश इनफ्लो है आपका, ठीक है, वो भी आपका। अच्छा, ह्यूमन राइट्स, इनके ऊपर भी आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी इनफ्लो आता है, यूनाइटेड नेशंस को जो कंट्रीज़ देते हैं पैसा, ठीक है, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है इस मनी का, भाई इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, एक तो इनकम, और ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है इसका, ठीक है, जो इसका फाइनेंशियल सिस्टम है इसका, वो आपने देख लेना है, ठीक है। ये आपका जो है ना कि कैश इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, और आपने नहीं देख लेना है, मतलब समझ लें कि ये लोग देखते हैं उसको कि कैश कहाँ से आ रहा है और उसको खर्च कहाँ करना है, ठीक है, उसको रेगुलेट भी करना है, ठीक है। मेन फंक्शन इन कमेटीज़ के यही हैं, जिसमें हमने इसके लिए स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी जो कमेटी है वो जो है ना इस चीज़ के लिए सर्व करती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पीस एंड सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं जितने भी, उनको देखना, ठीक है। कोई भी मामला हो रहा है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है कि फिर पॉलिटिक्स भी होती है यहाँ पर, चूँकि दुनिया में लड़ाई झगड़े से ही मुताल्लिक बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंस मिलती है लड़ाई झगड़े को, वॉर को, पीस को। तो यहाँ पर जो लाजमी सी बात है, पीस को, वॉर को, ये तमाम चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करता है, ठीक है। यहाँ पर P5 का मतलब क्या है, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 मुल्क ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको कभी कोई नहीं निकाल सकता, और ये पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं, लाजमी सी बात है, तो इनका फिर उस तरह से भी एक इन्फ्लुएंस है। अब मसला ये है कि इनके पास यहाँ पर वीटो पावर है, ठीक है, तो इस वीटो पावर की वजह से यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चलती है। अब 5 मेंबर्स तो परमानेंट हो गए, 10 मेंबर्स इनके होते हैं, और भी टोटल 15 होते हैं। ये जो 10 होते हैं ये जनरल असेंबली जो है ना वो 2 साल के लिए इलेक्ट करती है, ठीक है। इसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। चैप्टर 6 जो है वो इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में बताता है।
पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पे भी आपको बता दिया मैंने कि लड़ाई का ख़दशा होगा वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो बीच में इंटरफेयर करके उनको लड़ाई से बचाएगी। अच्छा, उसके अलावा ये क्या करते हैं, उसके अलावा ये ऐसे जो भी कोई मामला है, कोई भी फड्डा हो रहा है कहीं पर, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन ये बड़ा मसला बन के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, तो उसकी पहले से इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या होता है कि ये लोग जो भी थ्रेट टू पीस, कोई भी चीज़ जो पीस को ख़तरा हो, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन अगर लेना हो ना, तो ये उस एक्शन को ऑथराइज़ करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई ठीक है एक्शन लिया जाए। अच्छा, उसके अलावा जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट तो आपका जनरल असेंबली ही करती है, लेकिन जनरल असेंबली को वो रिकमेंड उसको कौन करता है, वो रिकमेंड या सिक्योरिटी काउंसिल नाम भेजती है जनरल असेंबली के पास, और फिर वो उनमें से एक बंदा इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 9 वोट्स चाहिए, ठीक है। 9 वोट्स का मतलब क्या है, 9 वोट्स का मतलब है कि 5 वोट्स तो पक्के जो हैं ना P5 के, वो तो चाहिए ही चाहिए, उनके बगैर तो काम बनेगा नहीं। उसके अलावा 4 मज़ीद वोट्स चाहिए होते हैं। अब जो P5 के मेंबर्स हैं, इनमें से कोई एक भी अगर इनकार कर दे तो फिर वो रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब अब वीटो पावर का मतलब कि ऑब्जेक्शन लगा दे कि भाई मैं इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वोट नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं शॉर्ट नोटिस की बेसिस के ऊपर, कोई जो है ना वो फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है ना कंट्रीज़ का, ठीक है, वो उनको जो है ना वो प्रेसिडेंटशिप के लिए बुलाया जाता है 1 मंथ के लिए। काउंसिल के अंदर 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंटशिप मिलती है हर कंट्री को, और वो जो है ना क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान है जैसे, तो जब तक P का नंबर नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है, उसका नंबर नहीं आएगा। पाकिस्तान का देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या रोल रहा है। 7 टाइम्स ये मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। उसमें ये 1952 में 68, 1976, 1983, 1993, 2003 और 2012 इन जो है ना टाइम्स में ये रहा है। 3 दफ़ा इसने इंडिया के साथ मिलकर वहाँ पर जो है ना वो मेंबरशिप संभाली है। 1968, 1977, 1984 और 2012, ठीक है। इन सालों में क्या हुआ है कि इसने संभाली, इंडिया के साथ मिलकर जो है ना वो मेंबरशिप ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। आपको पता है एक जुडिशल ऑर्गन है, इसके बारे में लाजमी सी बात है हमने अलग से भी देखना है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है ICJ, ठीक है। तो ज़्यादा इसके जो है ना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का एक ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पर। जून 1945 में ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जुडिशल ऑर्गन की बेसिस पर आया, ठीक है, बना। इसका मकसद क्या था कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करे, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही फ़ैसले करे। अगर 2 स्टेट्स इसके पास आती हैं तो वो 2 स्टेट्स जो है ना उनके बीच में कोई फ़ैसला अगर करना है तो वो लॉ की बेसिस पर होगा, जो कि इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या क्या आता है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस मतलब आपने किसी अगर एक स्टेट 2 स्टेट्स ने आपस में ट्रीटी साइन की हुई है, तो वो जो ट्रीटी होती है वो एक लॉ बन जाती है, वो इंटरनेशनल लॉ बन जाती है। अब वो ट्रीटी अगर कोई वायलेट करे तो फिर उसके ख़िलाफ़ ही लाजमी सी बात है फ़ैसला आएगा। कस्टम्स जो होते हैं, यानी कि कुछ रिवाज आपके पुराने चले आ रहे होते हैं जिनको लॉ समझते हैं आप, तो वो भी जो है ना यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जिनको सारी दुनिया ही मानती है कि गलत काम है, बहुत से हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, जो है ना रेप करना, कुछ भी इस तरह के जो गलत काम है सारी दुनिया ही मानती है कि ये गलत काम है, कत्ल करना, ठीक है। जुडिशल डिसीजंस और टीचिंग्स, जो ये टीचिंग्स होती हैं ये हाईली क्वालिफाइड जो आपके लॉयर्स होते हैं ना, इंटरनेशनल लॉयर्स हाईली क्वालिफाइड, उनकी जो पब्लिकेशंस होती हैं वो उनको हम कहते हैं टीचिंग्स, ठीक है। तो वो भी एक इंटरनेशनल लॉ की सोर्स कहलाती है। और जुडिशल डिसीजंस, ठीक है, तो जुडिशल डिसीजंस क्या, जो पहले डिसीजंस दिए हुए थे अगर वैसा ही कोई नया केस आ गया तो फिर डिसीजंस उस
जो पिछले केस पर दिया गया था वही डिसीजंस इस नए केस पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइजरी ओपिनियंस भी देते हैं, ठीक है, मशवरे भी देते हैं। चैप्टर जो इनका है ये वाला, ठीक है, ये जो भी चैप्टर है आप देखें इसका आर्टिकल 92 टू 96 जो है ना वो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। 15 मेंबर्स हैं जिनकी 9 ईयर्स की टर्म होती है। इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं, जिनमें से 1/3 जजेस जो होते हैं वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 3 जजेस जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे आपका हर 3 महीने के बाद, ठीक है। नहीं सॉरी 5 मेंबर्स, यार ये गलत बता दें आपको, 5 मेंबर्स होंगे, 15 है ना, तो 15 को आप 3 करो तो 3 पर 5 आपके मेंबर्स जो होंगे वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखते हैं यूनाइटेड नेशन की, ये भी इसका एक ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपका, ये सारे के सारे इसके ऑर्गन्स जो हमने शुरू में देखा था, इसकी मेन बॉडीज़ ये वही है। इसके 54 मेंबर्स हैं जो कि 3 साल के लिए होते हैं और सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर यहाँ पर डिसीशंस होती हैं, ठीक है। जितने भी डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं वो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी, अगर यानी कि 54 है ना, तो मान लें आप 22 अगर इनको मिल जाए, ठीक है, तो इनका काम बन 23 होगा तो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। तो ये जो है ना इस तरह से यहाँ पे काम होता है। 4 वीक के सेशन होता है जुलाई के अंदर, ठीक है, और वो होता है जेनेवा में और न्यूयॉर्क में, ठीक है, इनमें से कहीं पर भी वो हो सकता है। अच्छा, ये लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल इश्यूज़ जितने भी हैं उनसे रिलेटेड। जैसे सोशल इश्यूज़ में आपके पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह आ जाती है, ये लिखा हुआ अभी मैंने, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। मेन फंक्शंस इसके हैं, ये एक मेन फोरम है जो कि रेगुलेशन करता है इंटरनेशनली। आप देखते हैं सोशल इश्यूज़ की, ठीक है, आप देखते हैं ना यूनाइटेड नेशंस अक्सर किसी सोशल इशू पे बात कर रहा होता है कि भाई अफ़गानिस्तान में पॉवर्टी इतनी है, अफ़गानिस्तान में जो है ना वो जो है ना, या कहीं पे अगर वाटर क्राइसिस उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस बात कर रहा होता है। तो ये जो है ना ऐसी चीज़ों के लिए मेन फोरम है, ठीक है। ये लोग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के चक्कर में, यानी कि दुनिया से पॉवर्टी को ख़त्म करना है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी दुनिया के अंदर, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस आनी चाहिए। ये सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। अच्छा जी, तो अब आपकी जो इसकी है एक बॉडी वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये तब बनाई गई थी जब आपका डीकॉलोनाइजेशन हुई थी ना, उसके बाद आपने देखा था कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो आज़ाद तो हो गए थे लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि अपने आप को गवर्न कर सकें। तो जो नॉन सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज़ थे उनको दूसरे कंट्रीज़ की जिम्मेदारी लगा दी गई कि भाई आपने इनको संभालना है। इसी के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई। अब लाजमी बात है यहाँ पे चंदा वगैरह आता था, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, ताकि इन कंट्रीज़ को संभाला जा सके, ठीक है। यहाँ के सिर्फ 5 मेंबर्स हैं टोटल ट्रस्टीशिप काउंसिल में, और यही वो 5 मेंबर्स थे जो बाकी मेंबर्स को एड करते थे, और ये वही मेंबर्स हैं जो P5 में हैं आपके। ऑल्दो यहाँ पर तो P5 परमानेंट मेंबर्स जो है ना ये होने का कोई वो वीटो वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है, ठीक है। तो बहरहाल यही 5 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, UK, USA, चाइना, फ्रांस और रशिया, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे काम होता है, ये मैं आपको बता दिया। बाय 1 नवंबर 1994 कम्प्लीटली जो है ना वो जो टेरिटरीज़ जो कि ट्रस्ट में आई हुई थी उनको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। वो बिल्कुल जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो गए और बस फिर ख़त्म हो गया। जो पलाव था आपका वो लास्ट स्टेट था, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस थे वो ख़त्म कर दिए गए, ट्रस्टीशिप काउंसिल के सारे ऑपरेशंस तब ख़त्म हो गए। तो सेक्रेटरीट जो इसकी आखिरी बॉडी है वो क्या कहती हैं, ये आपका जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो इसका हेड होता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, वो यहीं पर बैठता है, जिसको आपका इलेक्ट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल को, आपका जनरल असेंबली जो है ना वो, और रिकमेंड कौन करता है उसको, सिक्योरिटी काउंसिल करता है, ठीक है। अच्छा, जो तमाम ऑर्गन्स के जितने भी मिशंस हैं, जितने भी काम हैं,
ठीक है, उनके मुतालिक डॉक्यूमेंटेशंस बनाना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करना, रिसर्चेस करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर नॉलेज का देना, ताकि उस नॉलेज के बिहाफ पर फिर आप एक्शन लो, उस नॉलेज की बेसिस पे आप जो है ना कोई एक्ट करो। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि लाजमी बात है सारा जो बैकग्राउंड है डिसीजन मेकिंग के पीछे जो पूरी रिसर्च होती है वो इन्हीं का काम होता है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को जो ऑर्गेनाइज करने का काम होता है वो भी इसी सेक्रेटरीट का होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर ये खुद बनाते हैं या कहीं कहीं से भी आते हैं, या जो भी स्पीचेस होती हैं वहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर, उन स्पीचेस को ट्रांसलेट करना, उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, ये जो है ना उन डॉक्यूमेंट्स को या उस स्पीचेस को, ठीक है, ये तमाम जो है ना वो काम होता है इसी सेक्रेटरीट का, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ना यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 5 ईयर्स टर्म होती हैं यहाँ पर, और यहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल होता है आपको मैंने बता दिया, वो आपका जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करती है, और रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 9 सेक्रेटरीज जो है ना, 9 सेक्रेटरीज जनरल हमारे पास रहे हैं, सर्व कर चुके हैं अब तक, और जो लास्ट हमारे हैं वो एंटोनियो गटर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो कुछ प्रोग्राम्स एंड फंड्स हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ये भी देख लेते हैं। इसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड है। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिसेफ जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। ठीक है, उसके अलावा आपका UNHCR है, ये आपका यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ है। ठीक है, और ये है आपका WFP, इसका मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और ये आपका है UNODC, इसका मतलब है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, फिर आपका है UNFPA, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अच्छा जी, फिर आपका है UNCTAD, ये आपका है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर ये है आपका UNEP, ये जो है आपका ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद आपका है यूनाइटेड नेशंस ये RWA का मतलब है रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन। ठीक है, ये पैलेस्टाइन के लिए ख़ास तौर पे। फिर आपका है CEDAW, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और DWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ये वायलेंस के लिए, और है आपका यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट। अच्छा जी, अब हम कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। ये वो एजेंसीज़ हैं जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मगर इन्होंने एक निगोशिएट किया है एक एग्रीमेंट। ठीक है, और वो साइन किया है यूनाइटेड नेशंस के साथ, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ कहलाती हैं ये। ठीक है, इसमें आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और आपका यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका IFAD है, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और IMO है आपका, IMO आपका होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये आपका है वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये है आपका WIPO जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका ICAO इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और आपका है ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और है आपका यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। फिर कुछ और एंटिटीज़ भी हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके काम करती हैं, एफिलिएशन आप समझ लें, या इनकी ही अपनी जो है ना बनाई हुई कुछ कन्वेंशंस हैं। एक तो UNAIDS है, जो कि एड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, एड्स जो बीमारी है उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा UNISDR यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। उसके अलावा आपका UNOPS यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ठीक है, ये आपका आ गया। और फिर आपकी कुछ और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका
IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका CTBTO है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यार इसका, CTBTO का मतलब है ये वो परपिचुएटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि आपका कमीशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है OPCW, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। ये तमाम जो है ना वो काम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हुए, इसकी अचीवमेंट समझ लें आप, ठीक है। फिर आपने जो है ना ये आप देख लें कि यूनाइटेड नेशंस का हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।